और एनपीएस को खत्म करने के लिए ये तमाम आंदोलन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ने और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने मिलकर के बहुत लंबे समय से, यानी 2004 के बाद से ही आंदोलन शुरू किए हैं। लेकिन आंदोलन तब गति इसलिए नहीं पकड़ पाए कि उस समय जो भर्ती हो रही थी, नए लोग आ रहे थे, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या होगा, ये पेंशन क्या है और इसका महत्व क्या होता है। इसलिए उसमें एनपीएस के लोग ही शामिल नहीं होते थे। अभी भी 4-5 साल पहले तक एनपीएस के लोग मुश्किल से 10% आया करते थे कन्वेंशन में। अब तो बड़ी अच्छी संख्या में आने लगे हैं, क्योंकि एनपीएस का जो बैड इफेक्ट है वो सामने आने लगा है। तो ओपीएस क्यों जरूरी है? अरे बुढ़ापे में भाई कौन सहारा बनेगा? बच्चे भी हों तो उनके बच्चों के अपने परिवार, उनके बच्चे होते हैं, उनके खर्चे होते हैं। तो ये बुढ़ापे में जो आदमी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण 35-40 सालों को उस विभाग की सेवा में लगा देता है, बुढ़ापे में वो सम्मानजनक जीवन जी सके, इसके लिए पेंशन दी जाती थी। ऐतिहासिक जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसने कहा कि ये कोई खैरात नहीं है, चैरिटी नहीं है पेंशन। ये पेंशन उस कर्मचारी की उस मेहनत का प्रतिफल है जो उसने 35-40 साल उस विभाग के, उस संगठन के विकास के लिए दिए हैं। ये उसका रिजल्टेंट है। इसलिए ये इसका दायरा बढ़ाना चाहिए, देना चाहिए सबको। हम लोग लड़ रहे थे जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उन सब के लिए भी उनको रेगुलराइज किया जाए। उसके रेगुलराइजेशन के लिए भी एक केस कर्नाटक का आपने सुना होगा, उमा देवी वाला। लेकिन सरकारें हैं, नहीं लागू करती हैं, कोर्ट ऑर्डर तमाम पड़े रहते हैं, नहीं लागू करते हैं। तो ओपीएस की बहाली के लिए तमाम आंदोलन चले। ओपीएस में क्या था? अभी जो नियम था कि आप जिस स्केल में रिटायर हो रहे हैं, जिस भी बेसिक पे से, उसकी 50% आपको पेंशन मिलेगी। उसका आप कम्यूटेशन भी करा सकते हैं, 40% तक एक मुश्त अमाउंट मिलेगी, और वो रेस्टोरेशन उसका 75 के बाद होगा। 80 के बाद उसको 20% बढ़ जाएगी, 85 के बाद 30%, 90 की उम्र के बाद 40%, और 100 की उम्र होने पे पूरा 100% पेंशन बढ़ जाएगी। तो 100 वर्ष पे तो बहुत कम भाग्यशाली लोग पहुंचते हैं, लेकिन 80-90 तक तो ज़्यादातर लोग पहुंच जाते हैं। पेंशन का फैमिली पेंशन है। उसमें अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसको एक निश्चित मात्रा में फैमिली पेंशन मिलती है। फैमिली पेंशन का बहुत बड़ा दायरा है। उसको फिजिकली डिसेबल्ड जो बच्चे हों, फिजिकली मेंटली रिटायर्ड बच्चे, उनको पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशन। डाइवोर्स्ड और विडो डॉटर को फैमिली पेंशन मिलेगी। हमने नेशनल काउंसिल जेसीएम, जो हाईएस्ट बॉडी है जहां गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर सारी नीतियां तय होती हैं, जिसमें हम भी रहे, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर रहे। अब सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए, हमारे पास इस समय नेशनल काउंसिल जेसीएम की जो लीडरशिप है वो रेलवे की लीडरशिप है, और वो लीडर्स रेलवे के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज के लिए कुछ अपना बेनिफिट ले लेते हैं और उसके बाद वो गवर्नमेंट के सामने सरेंडर करते हैं। ये जो यूपीएस आया अभी, ये यूपीएस, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक एश्योर्ड पेंशन स्कीम चालू की थी कि 40% फिक्स पेंशन वो देंगे। उसके बाद ही सुगबुगाहट होने लगी वित्त मंत्रालय में कि इस तरह की स्कीम लाई जाए। तो टीवी सोमनाथ जो इस समय कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, ये फाइनेंस सेक्रेटरी थे, इनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई इस एश्योर्ड गारंटीड पेंशन के लिए, जिसके तहत ये यूपीएस आई है। मैं उस समय तक स्टैंडिंग कमेटी मेंबर था और उस मीटिंग में गया था। हमने साफ कहा था कि वी डोंट वांट एनी चेंज, एनी इंप्रूवमेंट, एनी मॉडिफिकेशन इन एनपीएस, वी वांट ओनली ओपीएस। केवल ओपीएस चाहते, हम किसी तरह का कोई परिवर्तन, संशोधन इसमें नहीं चाहते। लेकिन क्या करें, हम रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद उसमें नॉमिनेशन नहीं होता है, हमारा नॉमिनेशन फिर से नहीं हुआ। डिफेंस के लोगों ने बायकॉट किया, डिफेंस फेडरेशन ने बायकॉट किया था उस मीटिंग का, लेकिन रेलवे के लोग गए, जाके प्रधानमंत्री को पटका पहनाया और यूपीएस को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब यूपीएस क्या है? यूपीएस तो एनपीएस से बुरी पड़ेगी। अगर आपकी सर्विस 10-15 साल है, 15 साल से कम सर्विस वालों के लिए तो यूपीएस ठीक रहेगी, लेकिन अगर आपकी सर्विस ज़्यादा है तो यूपीएस से तो एनपीएस अच्छी रहेगी। मैं आपको
एक चार्ट के माध्यम से, और मैं ये चार्ट आपके प्रधान जी को दे दूंगा, ये कंपनी कि क्या है यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस तीनों का पेंशन यूपीएस के तहत क्या मिलेगी। 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ओवर द लास्ट 12 month ऑफ रिटायरमेंट फॉर एम्प्लॉइज रिटायरिंग विद एटलीस्ट 25 years ऑफ सर्विस एंड प्रपोर्शनेट पेंशन बेनिफिट्स फॉर एम्प्लॉइज विद इन 10 to 25 years सर्विस। यानी अगर आपकी 25 साल की सर्विस पूरी हो गई तो आपको एवरेज बेसिक पे 12 महीने का एवरेज निकाला जाएगा, उसकी 50% आपको मिलेगी। 10 साल से 25 साल के बीच में प्रोपोर्शनेट मिलेगी, यानी अनुपातिक पेंशन मिलेगी। एनपीएस क्या है? एनपीएस तो डिपेंड है उस फंड के ऊपर, जो 40% एन्युटी जाएगी कोई फंड मैनेजर उसको, उसके आधार पर पेंशन तय होगी, कोई निश्चित नहीं है कितनी मिलेगी। ओपीएस का मैंने बताया कि 50% बेस पे का लास्ट पे ड्रॉन का मिलता है। मिनिमम पेंशन क्या है? 10,000 रुपये यूपीएस में, लेकिन 10 साल की सर्विस होना है। अगर आपकी 10 साल की सर्विस हो गई तो आपको 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। एनपीएस में कुछ भी निश्चित नहीं है। हमारे यहाँ ओपीएस में जो पुराने लोगों को मिलती है वो मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये पर मंथ है, 9,000 पर मंथ, और वही फैमिली पेंशन भी है। मिनिमम 9,000 रुपये जो है मिलेगी। फैमिली पेंशन क्या है? फैमिली पेंशन यूपीएस में जो पेंशन सरकारी कर्मचारी की बनेगी, रेगुलर कर्मचारी की, उसका 60% मिलेगी। 30% अपने यहाँ है, तो यहाँ 60%, 50% अपने यहाँ मिनिमम वेज जो है 18,000 है और उसकी 9,000 है ओपीएस में। तो ये फैमिली पेंशन जो है, जो पेंशन तय होगी रेगुलर कर्मचारी की, जिसकी 25 साल से ज़्यादा की सर्विस होगी, उसको उसका 60% मिलेगा। डियरनेस रिलीफ, महंगाई भत्ता, ओल्ड पेंशन स्कीम में महंगाई भत्ता मिलता है, वो महंगाई भत्ता यूपीएस में मिलेगा, लेकिन एनपीएस में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। ग्रेच्युटी, ये ग्रेच्युटी एक्ट बना था बाकायदा, और उसकी समय समय पर पे कमीशन के हिसाब से उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। 16.5 महीने की ग्रेच्युटी, जो रेगुलर कर्मचारी रिटायर होते हैं उनको 16.5 महीने की बेसिक पे प्लस डीए, जो उसका लास्ट पे ड्रॉन होती है, वो मिलती है ग्रेच्युटी। ओपीएस के तहत लीव एक्यूमुलेशन का भी प्रोविजन था, लीव एनकेसमेंट मिलता है। आप 300 दिन का लीव एक्यूमुलेट कर लेंगे तो आपको 300 दिन का, यानी 10 महीने की सैलरी उसके तहत मिलेगी। तो ग्रेच्युटी यूपीएस में भी कुछ नहीं बताया गया इसके बारे में, एनपीएस में तो है ही नहीं। अब हुआ है प्रोविजन, थी नहीं पहले, एनपीएस में नहीं थी, लेकिन एनपीएस में कई सुधार कराए गए, जो संघर्ष किए गए उसके बाद कई सुधार एनपीएस के लिए हुए। मिनिमम पेंशन भी हुई, उसमें ग्रेच्युटी का प्रोविजन हुआ, उसमें फैमिली पेंशन का भी प्रोविजन हुआ है। और शुरू से ही जब 10% कट के मिलेगी सैलरी, कर्मचारी की 10% कटेगी बेसिक पे प्लस डीए, और 10% हिस्सा उसमें गवर्नमेंट मिलाएगी। बाद में जब 7th पे कमीशन की रिपोर्ट आई, उस समय गवर्नमेंट ने प्रस्ताव रखा था कि 12% कर दिया जाए, 12% कर्मचारियों का और 12% सरकार उसमें अपना हिस्सा देगी। हम लोगों ने साफ मना कर दिया, हम थे उस मीटिंग में, हमने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, कर्मचारियों का हिस्सा बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट ने 14% कर दिया। क्यों गवर्नमेंट इतनी उदार हुई? ये पैसा सारा लाखों करोड़ का जो पेंशन फंड बना है, ये उद्योगपतियों को दिया जाता है, वो यूज करते हैं इसको। लमसम अमाउंट क्या मिलेगा? ये जो यूपीएस है, इसमें लमसम पेमेंट विल बी अलाउड ऑन सुपरएनुएशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ मंथली एमोल्यूमेंट्स बेसिक पे प्लस डीए फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यानी आपकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसके 1/10 मिलेगा। कितना? 6 महीने की सर्विस पे, यानी 1 साल का 2, अब 6 महीने अगर उस साल में रहेंगे तो वो 1 ही गिना जाएगा। इस तरह से उसको क्वालिफाइंग सर्विस करके वो 10% बहुत मामूली अमाउंट बनेगी। एनपीएस में आपका जो एक्यूमुलेट होगा, जो इकट्ठा होगा, उसका 60% मिल जाएगा, 40% एन्युटी में जाएगा, उससे आपको पेंशन मिलेगी। और यहाँ पर
एक लंप सम अमाउंट कुड बी टेकन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट नॉट एक्सीडिंग 40। पेंशन कम्यूटेशन, तो 40% पेंशन है, ग्रेचुटी तो 16.5 महीने की मिल गई आपको, लीव एनकैशमेंट मिल गया 10 महीने का। अगर आप चाहें तो पेंशन बेच सकते हैं, वो लिमिट पहले कम थी, 25% थी, उसे बाद में 40% किया गया। 40% तक पेंशन आप बेच सकते हो, एक मुश्त रहेगी, और वो पेंशन की अमाउंट उसमें से बेसिक पेंशन से घटेगी, लेकिन जो अमाउंट बेची जाती है उस पर डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता उस पर भी मिलेगा, यानी महंगाई भत्ता जो भी पूरी पेंशन निर्धारित होगी उस पर वो मिलेगा। कंट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया ही, 10% ऑफ बेसिक पे है, एम्प्लॉयर का 10% और 8.5% जो 18.5% किया है ना यूपीएस में, वो 8.5% रखा जाएगा पेंशन के एडजस्टमेंट के लिए, कि 10% फंड कर्मचारी का, 10% फंड सरकार का। अगर उसके बावजूद भी उस फंड से उतनी पेंशन 50% नहीं बन रही है, तो वो 8.5% का जो कॉर्पस फंड अलग रहेगा उससे उसको एडजस्ट किया जाएगा। एनपीएस में बताया ही मैंने कि 10% कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है, 14% सरकार का है। ओपीएस में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिया जाता। ओपीएस, ये ओल्ड पेंशन स्कीम जब बनाई गई थी, एक सिद्धांत बनाया गया था, एक कंसोलिडेटेड फंड बनाया गया था, उस कंसोलिडेटेड फंड से दी जाती है कि डेफर्ड वेज के रूप में इस पेंशन को रखा था, और ये था कि कर्मचारियों को जो पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद मिनिमम वेज 1957 में एक डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला के अनुसार बना, उससे मिनिमम वेज तय होता है और उसके आधार पर सारे पे स्केल तय होते हैं। बहुत थोड़ा टाइम लगेगा अगर उसको एक्सप्लेन करें, तो आप ये समझ लिए कि डॉक्टर एक्रोइड एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने 1957 में ट्राइपेट्राइट एक एग्रीमेंट हुआ था, केंद्र सरकार के कर्मचारी, केंद्र सरकार उसमें, और यूनियनों के प्रतिनिधि और उद्योगपतियों के प्रतिनिधि, बेस्ट एक फॉर्मूला बना था कि एक सरकारी कर्मचारी को जीने के लिए कितनी कैलोरी चाहिए, कितना कपड़ा चाहिए, कितना उसके बच्चों की फीस के लिए चाहिए, कितना मेडिकल खर्चों के लिए चाहिए, कितना हाउस कंपोनेंट हो उसमें, और ये जोड़ करके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 25% और ऐड कराया। उस मिनिमम वेज के आधार पर कभी नहीं दिया। हमने मिनिमम वेज 7th पे कमीशन में 26,000 रुपये मांगा था, 18,000 दिया, 21,000 देने जा रहा था पे कमीशन। ये सरकार आ गई तो अरुण जेटली वित्त मंत्री ने बैठ करके 21,000 को 18,000 कराया था। ये कभी भी पूरा इसलिए नहीं देते, इनका सिद्धांत ये था कि 13 महीने का तय किया जाए, 12 महीने की तनख्वाह दी जाए, 1 महीने की जो तनख्वाह है वो कंसोलिडेटेड फंड में डाली जाए और उससे पेंशन दी जाए। ये पेंशन का सिद्धांत था, लेकिन अब सब उसको खत्म कर दिया गया है। एडिशनल पेंशन कोई नहीं है यूपीएस में, न एनपीएस में। मैंने बताया ओपीएस में कि ये 20%, 30%, 40%, 50% और 100% तक बढ़ेगी 80 की एज के बाद, 85, 90, 95 और 100 के बाद। अभी हम मांग कर रहे थे, और यहाँ एक पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का जजमेंट भी आया कि 11 साल 9 महीने जिनकी रिकवरी हो गई थी कम्यूटेशन की वैल्यू की, उनको रोक लगा दी थी, कब आगे नहीं होगी। हमारा एक आइटम बहुत लंबे समय से चल रहा है और उसका हमने दिया पहले ब्याज। डाकघरों में स्मॉल सेविंग्स में स्कीम में ब्याज ज़्यादा होती थी, उसके आधार पर वो कम्यूटेशन वैल्यू तय की गई, उसे रिकवरी तय की गई इंटरेस्ट के आधार पर। लेकिन अब इंटरेस्ट बहुत कम हो गई है, तो ये अमाउंट जो है वो 12 साल में रिकवर हो जाती है। तो 12 साल में रेस्टोरेशन होना चाहिए, लेकिन 12 साल में रेस्टोरेशन वाली डिमांड अभी तक नहीं मानी है, वो 15 में होती है। यानी 75 का जब कर्मचारी हो जाएगा तो जितनी 40% वैल्यू जो बेची है वो रेस्टोर हो जाएगी। वॉलंटरी रिटायरमेंट पर यहाँ जो है 25 साल की सर्विस यूपीएस के लिए होनी चाहिए, ओपीएस के लिए वो 20% है। रिस्क फैक्टर यूपीएस में पार्शियल रिस्क है, क्योंकि वो 8.5% उसको रखेंगे, लेकिन एनपीएस में पूरा रिस्क है। जिस तरह से शेयर मार्केट बैठता है, एकदम से पता चली कि अप्रैल में तो 20,000 पेंशन मिली और मई में बैठ गया शेयर बाजार तो 15,000 रह गई, इस तरह का है। ओपीएस में कोई रिस्क नहीं है। टैक्स कंट्रीब्यूशन यूपीएस में कोई रिबेट नहीं है। अब तो टैक्स का खैर बदल ही दिया बिल्कुल ढांचा, जो मिलती थी टैक्स रिबेट, लेकिन एनपीएस में टैक्स रिबेट है 80cc और 80cc D1 के तहत। पुरानी पेंशन में टैक्स का कोई मसला ही नहीं है।
तो ये सारा एक चार्ट है, मैं आपके अध्यक्ष जी को दे दूंगा। लांबा जी ने हालांकि मुझसे कहा था, मैं नहीं कर पाया इसको, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन करके भी मैं आपको भेज दूंगा। ये भी तय किया है किस आदमी की कितनी पे होगी, कितनी सर्विस के बाद कितनी बनेगी, वो पूरा कंपैरिजन का चार्ट है ये सारा, तो ये दिया जाएगा। इसलिए साथियों, हर तरह से हमारी यही डिमांड है कन्फेडरेशन की भी और AISGF की भी। साथ साथ हम लोग लड़े हैं, हमारी लड़ाई अभी इसके लिए चल रही है। UPS भी कतई लाभदायक नहीं है, लेकिन इतना रिलीफ जरूर है कि जो कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट वाले आते हैं, NPS में क्या स्थिति बन रही थी कि बेसिक पे 40,000 रुपये, पेंशन बन रही है 2,000 से भी कम। तो ये जब दुष्प्रभाव NPS के आए हैं तब लोगों की समझ में आया है। और NPS के साथियों से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि बहनें बहुत संख्या में आई हैं। इस इतनी भारी संख्या में हमारी महिला कर्मचारी जो है कार्यक्रमों में नहीं आती हैं, लेकिन यहाँ आई हैं, मुझे बहुत खुशी है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। इसी तरह से संगठन से जुड़िए, और जब आप लोग जुड़ेंगी तो निश्चित रूप से संगठन और मजबूत होंगे, मजबूती के साथ लड़ सकेंगे। और ऐसी तानाशाही सरकार से हमें लड़ाई लड़नी है और लड़ाई लड़के अपने हकों को हासिल करना है। इसी के साथ मैं पुनः आपको एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।